बिहार बांकीपुर का उपचुनाव और प्रशांत किशोर की जीत एक बड़ा डेंट के तौर पर देखा जा रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी हो या आरजेडी, तेजस्वी यादव के लिए भी एक डेंट के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया था, लेकिन विधानसभा 2025 में बिहार के चुनाव में आरजेडी ने उतनी सफलता हासिल नहीं कर पाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, अभी 8 महीने हुए नहीं, लेकिन नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर अपनी सेवा दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, जब वो राज्यसभा चले गए तो बांकीपुर में उपचुनाव कराना पड़ा। और उपचुनाव में प्रशांत किशोर, वही प्रशांत किशोर है जो 8 महीने पहले चुनाव जब विधानसभा के हुए थे तो वो चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन अब बांकीपुर सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं तो प्रशांत किशोर जीत के तौर पर देखा जा रहा है। ये बड़ा डेंट के तौर पर भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी के लिए देखा जा रहा है। लेकिन वहीं बात करें दो जगह और, दतिया, मध्य प्रदेश के दतिया में भी उपचुनाव हो रहे हैं, जहां कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो जीत के तौर पर बढ़ रहे हैं आगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है गुजरात के बड़ोदरा सीट में, जहां मंजलपुर सीट है वहां। तो राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक पंडित अपने अपने तर्कों के आधार पर निष्कर्ष निकालेंगे इस जीत के बड़े मायने और मतलब। लेकिन हम इस पूरे पर बात करेंगे और बात करेंगे बिहार जो नितिन नवीन की। अगर देखें आप तो 6, 10, 15 और 20, 25 लगातार 5 बार के विधायक चुने रहे नितिन नवीन, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर हैं बीजेपी में। लेकिन वहीं अगर उपचुनाव हो रहे हैं तो प्रशांत किशोर की जीत क्या कहती है, इसी मुद्दे को समझेंगे। नमस्कार, मैं आतिश कुमार और हमारे साथ मौजूद है हमारे संपादक शशांक शेखर जी। सर, बड़ा डेंट के तौर पर देखा जा रहा है, वो बीजेपी हो या आरजेडी, क्या कहेंगे? देखिए, बांकीपुर सीट वो है बिहार की, एक तो राजधानी के हिस्से में आती है पटना में जी। दूसरे, नितिन नवीन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए तो वो राज्यसभा का, क्योंकि पूरा कार्यकाल दिल्ली में था और कोई भी पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को कम से कम सदन में देखना चाहती है, तो उच्च सदन के तौर पे राज्यसभा भेजा गया नितिन नवीन को। अब बांकीपुर सीट पर आते हैं। बांकीपुर सीट शुरुआत में पटना पश्चिमी के नाम से शायद जानी जाती थी सीट। उसके पहले इस सीट पे नितिन नवीन के पिता विधायक हुआ करते थे। ये पारिवारिक है, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम पारिवारिक राजनीति से दूर हैं, वो पारिवारिक सीट थी नितिन नवीन की। और नितिन नवीन वहां से विधायक हुए थे 2006 में, अपने पिता के निधन के बाद पहली बार। उससे पहले भी वो राजनीति में सक्रिय थे, एबीवीपी में थे, भारतीय जनता युवा मोर्चा में थे, और उसके बाद से फिर बांकीपुर से विधायक हुए। अब ये सीट एक सीट नहीं गई है, ये सीट हारना भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हारने के जैसा है। ये नितिन नवीन ने अपनी सीट गंवाई है, क्योंकि उनके पिता यहाँ से लगातार विधायक रहे, अपने नितिन नवीन विधायक रहे, नीतीश सरकार में मंत्री रहे, सम्राट चौधरी की मतलब 2026 में जब दोबारा नीतीश कुमार 2025 में मुख्यमंत्री बने तो फिर नितिन नवीन मंत्री बने थे। तो सम्राट चौधरी की सरकार बनने के पहले वो राज्यसभा गए, सीट खाली हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, राज्यसभा गए, सीट खाली हुई, तो यहाँ उपचुनाव था। तो ये 2 आदमी चुनाव हारे हैं। वहां प्रत्याशी जो थे वो नीरज नाम है, नीरज कुमार, हाँ, नीरज कुमार सिन्हा कायस्थ समाज से आते हैं। नितिन नवीन भी कायस्थ समाज से आते हैं, लेकिन चुनाव नीरज कुमार सिन्हा नहीं हारे हैं। वहां चुनाव नितिन नवीन हारे हैं, सम्राट चौधरी हारे हैं। इन दोनों लोगों का पारिवारिक राजनीतिक इतिहास रहा है। नितिन नवीन के पिता भी राजनीति में रहे हैं, सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी भी राजनीति में रहे हैं, कभी आरजेडी में रहे, कभी जेडीयू में रहे, और अब भारतीय जनता पार्टी में सम्राट चौधरी हैं। और भारतीय जनता पार्टी में वो आरजेडी छोड़ के ही आए थे और मुख्यमंत्री हैं बिहार के। तो बिहार के लिए ये मतलब बिहार, भारतीय जनता पार्टी बिहार के लिए ये बड़ा झटका है, नितिन नवीन की सीट पे भाजपा का हारना, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव हारा है। इसके अलावा प्रशांत किशोर की जो आपने चर्चा की कि प्रशांत, आप बिहार चुनाव को भी आपने ट्रैक किया और बिहार के लगातार जो राजनीतिक खबरें होती हैं आप ट्रैक करते रहते हैं, क्या वजह आपको दिख रही है? मैं वही बता, जो आपने जिक्र किया ना कि प्रशांत किशोर जब विधानसभा का चुनाव था 25 का नहीं लड़े, तो 25 का विधानसभा चुनाव प्रशांत किशोर ने रणनीति के तहत नहीं लड़ा था। जब जनसुराज से पूछा जाता था आपके मुख्यमंत्री का चेहरा कौन, तो पार्टी का चेहरा प्रशांत किशोर थे। प्रशांत किशोर को यह पता था कि पार्टी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाली है कि वो चुनाव में सरकार बना सके। ये प्रशांत किशोर को शुरू से पता था। इतना भी नहीं पता था कि इतनी बुरी हार होगी कि एक सीट नहीं आएगी, और ये कोई आंकड़ा नहीं लगा रहा था। जिस हिसाब से लंबे समय से जनसुराज बिहार की सड़कों से लेकर गलियों तक
सदन तक की लड़ाई में लोगों के साथ रही। तो ये था कि इस बार सदन में उसके अच्छे खासे विधायक पहुंचेंगे, 10, 12, 15 का आंकड़ा सब लोग लगा रहे थे, लेकिन परिणामों में शून्य रहा। तो इस आंकड़े के हिसाब से प्रशांत किशोर ये जानते थे कि अगर मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा और इतनी दुर्दशा हुई, दुर्दशा तो उससे भी बुरी हुई जो सोचा गया था, प्रशांत किशोर के द्वारा ही सोचा गया था कि 12-15 सीटें भी नहीं आई, एक सीट नहीं आई, 12-15 तो दूर की बात है। तो प्रशांत किशोर उस समय इसलिए चुनाव नहीं लड़े थे कि उससे एक बड़ी छवि को डेंट लगता। जो आज नितिन नवीन के हारने का डेंट है, नीरज सिन्हा के हारने से नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को डेंट है, वही उस समय प्रशांत किशोर के पद को डेंट होता। तो ये आप कह रहे हैं कि रणनीति के हाँ, तौर पे रणनीति के तौर पे उन्होंने किया था, क्योंकि वो सबको रणनीति के तहत चुनाव लड़वाते थे और उन्हें पता था कि अगर चुनाव में कहीं ऊंच नीच हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। बशर्ते अगर प्रशांत किशोर 25 में भी चुनाव लड़ते तो शायद वो अपनी सीट निकाल लेते, लेकिन बड़े बड़े चेहरे नहीं निकाल पाए। उन्होंने तमाम लोगों को दिया, मनीष कश्यप बड़े यूट्यूबर थे, कई आईएएस रिटायर्ड, कई पीसीएस रिटायर्ड, जो लोग चुनाव हार गए, कोई बड़ा परिवर्तन नहीं ला पाए। तो जो आंकड़ा था वो आंकड़ा देखकर प्रशांत किशोर जब चुनाव के करीब गए थे 25 में, तो उन्होंने तय किया था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। उपचुनाव लड़ना क्यों मायने रखता है? उपचुनाव से प्रशांत किशोर अब सदन में संवाद की स्थिति में है। अब परिणाम क्या आते हैं ये देखना होगा, लेकिन अभी जो आंकड़े हैं उसमें प्रशांत किशोर जीते हुए हैं जब तक हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो जितना अंतर है और जितने राउंड की गणना है उसमें ये माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर के पक्ष में कि नितिन नवीन, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन के लिए एक बड़ा झटका है, उनकी हार है। तो क्या आप आरजेडी के लिए भी उतना ही डेंट माना जा रहा है? नहीं, देखिए, आरजेडी के लिए उतना बड़ा डेंट नहीं है। तो कभी ये परंपरागत भारतीय जनता पार्टी की सीट रही, कभी आरजेडी का इस पर कोई अधिकार नहीं रहा। आरजेडी यहां सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ती रही और चुनाव लड़ी है। आरजेडी के लिए ये नुकसानदायक जरूर है कि वहां भाजपा की जगह प्रशांत किशोर जीत गए। वही बात, संदेश क्या जा रहा है? वहां प्रशांत किशोर जीत रहे हैं, ये आरजेडी के लिए ज्यादा घातक है कि विकल्प के तौर पे अब आने वाले चुनाव में, चाहे वो 29 का लोकसभा चुनाव हो, चाहे 30 का विधानसभा चुनाव हो, भाजपा के विकल्प के तौर पे, अब सॉरी, आरजेडी के विकल्प के तौर पे प्रशांत किशोर और जनसुराज आगे बढ़ेगी। ये आरजेडी का नुकसान है। तो प्रशांत किशोर की भूमिका आप कितना मानते हैं इसमें? देखिए, इस चुनाव को अगर प्रशांत किशोर जीत ले रहे हैं, परिणाम अगर उनके एकदम पक्ष में जाते हैं, जो भी दिख रहा है, जो रुझानों में है, रुझानों में क्या, आंकड़ों में तब्दील हो रहे हैं, तो उसमें यह माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर का सदन में जाना विपक्ष की भूमिका में रहेगा। वो अकेला वो चना है, वो भाड़ फोड़े न फोड़े आंख फोड़ेगा, और वो भाजपा की जितनी आंख फोड़ेगा उतना ही काना वो आरजेडी को भी बनाएगा। इस बात को ध्यान आरजेडी को भी रखना, और ये आरजेडी अच्छी तरह से समझ रही है, क्योंकि तमाम मोर्चों पे, तमाम मुद्दों पे विपक्ष की भूमिका में आरजेडी फेल है। तेजस्वी यादव को विपक्ष के तौर पर जनता ने इस बार स्वीकारा भी नहीं, जिस हिसाब से मैंडेट आया, जिस हिसाब से नंबर्स आए। अब उसके लिए तमाम आंकड़े आरजेडी दे रही है कि 10,000 रुपए का कमाल हो गया, ये हो गया, ये सारी बातें 2 महीने बाद ठंडे बस्ते में है। मुद्दे जो सड़क पर होने चाहिए वो नहीं है, नहीं दिख रहा है। आप अपने पारिवारिक विवादों में फंसे हुए हैं, कभी आपकी बहन, कभी आपका भाई आपके ऊपर आरोप लगा रहा है, और पार्टी पूरी तरह से जनता से दूर है, जिसका परिणाम बांकीपुर के उपचुनाव में दिख रहा है। तो बांकीपुर के उपचुनाव में जिस तरीके का डेंट दिख रहा है, वो आरजेडी के लिए, वो बीजेपी के लिए, दोनों के लिए ये भविष्य में सोचने की बात है। तो दूसरे मुद्दे पर बात करेंगे हम। मध्य प्रदेश के दतिया में भी उपचुनाव हुआ, और जहां नरोत्तम मिश्रा का एक पारंपरिक सीट रही, उनका टिकट काटकर और आशुतोष को दिया गया, वहां भी हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा इसके पहले भी विधानसभा का चुनाव हारे थे जी। ये ऐसा नहीं है, इसके पहले जहां कांग्रेस जीती थी वो नरोत्तम मिश्रा को हरा कर ही जीती थी। लेकिन हाँ, नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश की राजनीति का वो चेहरा है। वो शिवराज सिंह की सरकार में 2 नंबर पर थे, और मतलब शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे, लेकिन जिस हिसाब से आंकड़े चलते थे, जिस हिसाब से गणित थे मध्य प्रदेश की राजनीति में, नरोत्तम मिश्रा ही सरकार चलाते थे, संचालित करते थे। नरोत्तम मिश्रा से मैं व्यक्तिगत मिला हुआ हूं, तो मैं जानता हूं वो किस तरह के नेता हैं। के तौर पर उनकी छवि, मंत्री नहीं, वो नेता किस तरह के। मंत्रालय तो अपनी जगह, मंत्रालय छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जिस हिसाब के नेता हैं, उस हिसाब का नेता होना कठिन है। तो नरोत्तम मिश्रा का टिकट ये जो दोबारा कटा, इसके पहले राज्यसभा भी नरोत्तम मिश्रा जा रहे थे, उन्हें भी रोका गया।
तो ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में नरोत्तम मिश्रा का कद घट रहा है, उनकी छवि थोड़ी धूमिल हो रही है। और इस बार का उपचुनाव हारना दतिया से, दतिया माता पीताम्बरा का स्थान है, मैं गया हूँ वहाँ पे, जिस हिसाब का वहाँ पे क्षेत्र में नरोत्तम मिश्रा का पकड़ था, इस बार अगर उनको टिकट मिलता तो ये गारंटी थी कि नरोत्तम मिश्रा विधायक थे। लेकिन उनको टिकट न मिलना, उनके समर्थकों की नाराजगी और समर्थकों के साथ नरोत्तम मिश्रा का वो संवाद कि दूसरे प्रत्याशी को जिताया जाए जो उनकी जगह आए हैं, तिवारी जी, उनको। बिल्कुल, सवाल तो यही है कि जो घनश्याम तिवारी हैं, हाँ, वो हैं, उनको बीजेपी ने उपचुनाव में टिकट दिया, नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा। सवाल ये है कि जिस तरीके का इमोशन दिखा नरोत्तम मिश्रा का, वो स्टेज पर गए और एक शब्द कहकर चले आए कि मैं घनश्याम तिवारी के लिए घर घर जाऊंगा, प्रचार करूंगा, लेकिन वो इमोशनल टच जनता तक नहीं पहुंचा। क्या सवाल ये है? देखिए, नरोत्तम मिश्रा अपने प्रचार में घर घर नहीं जाते थे, तो घनश्याम तिवारी का प्रचार क्या करेंगे? नरोत्तम मिश्रा दतिया में अगर अपना प्रचार करते तो वो इसके पहले चुनाव कैसे हारते? नरोत्तम मिश्रा अपने चुनाव प्रचार के लिए वो घर घर नहीं जाते थे, उनका जैसे एक जलवा था। नरोत्तम मिश्रा दतिया में एक जलवेदार आदमी थे और हैं, अभी भी हैं। वो वर्चस्व गया नहीं है। सीट हारना, नेतागिरी में, राजनीति में आगे पीछे होना अपनी जगह है, लेकिन उन्होंने बीजेपी को ये बता दिया कि दतिया मतलब नरोत्तम मिश्रा, और इसका पूरा श्रेय उनके पुत्र सुकर्ण मिश्रा पे जाता है, क्योंकि सुकर्ण मिश्रा भी वहां से दावेदार थे। जब उनकी बात नहीं बन पाई तो नरोत्तम मिश्रा खुद आगे बढ़े, जब उनकी भी बात नहीं बन पाई तो जब सीट नहीं बची अपने पास तो फिर अपने ही विरोधी को कैसे दे दें, क्योंकि स्थापित हो जाएगा। तो वो स्थिति हुई। अब जैसे उसको आप गोरखपुर से जोड़ सकते हैं कि तमाम लोग ये कहते हैं कि जब 18 में उपचुनाव हुआ था योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो उपचुनाव गोरखपुर में हुआ तो उपेंद्र शुक्ला के पक्ष में लोगों ने प्रचार नहीं किया, क्योंकि मुख्यमंत्री को डर था कि कोई नेता लोकल का स्थापित हो जाएगा। उसी तरह से नरोत्तम मिश्रा को भी डर था कि कोई लोकल का नेता स्थापित हो जाएगा, इसलिए वो दतिया में घनश्याम तिवारी के समर्थन। तो बिहार का दतिया ये सीट कितना झटका है नरोत्तम मिश्रा के लिए और कितना बीजेपी के लिए? मध्य प्रदेश का दतिया ये सीट, हाँ, मध्य प्रदेश की दतिया ये सीट नरोत्तम मिश्रा के लिए हारना खाद की तरह है। उनके बेटे की राजनीति बची हुई है। अगली बार अगर पार्टी में, संगठन में उन्होंने अपने बेटे को स्थापित किया तो विधायक होगा। राजनीति में जो वंशवाद की परंपरा है, नहीं स्थापित कर पाए तो नुकसानदायक है। बीजेपी के लिए सरकार इस सीट से आनी जानी नहीं है, क्योंकि पहले भी ये सीट कांग्रेस के पास थी। कांग्रेस के विधायक की सदस्यता गई है, आरोप उनके ऊपर तय हुए हैं, फिर कांग्रेस सीट जीत रही है। तो सरकार नहीं बदल रही है, तो मतलब संगठन के तौर पे तो एक सीट है। बीजेपी हर चुनाव को चुनाव की तरह लड़ती है तो नुकसानदायक है, लेकिन सरकार पे कोई असर नहीं है। और गुजरात के बड़ोदरा में बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी का गढ़ रहा है और वहां पे मतलब जो मंत्री थे वही गए थे तो भाजपा के पक्ष में, और गुजरात से प्रधानमंत्री आते हैं। अब गुजरात की बड़ोदरा की सीट अगर भाजपा हार रही है तो ये मानिए कि प्रधानमंत्री चुनाव हार रहे हैं, तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से ज्यादा घातक था। तो वो सीट, वो तो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, उनकी जीत तय भी हो गई है। हाँ, वो जीत चुके हैं वहां पे। आंकड़े सतीश पटेल, हाँ, वहां पे पूर्व मंत्री जो थे वो वहां से योगेश पटेल की पाटीदार बाहुल्य सीट है। मंजलपुर नाम है उस सीट का, बड़ोदरा जिले में आती है, और बड़ोदरा से प्रधानमंत्री का भी नाता रहा है, तत्कालीन देश के गृह मंत्री का भी नाता रहा है, गुजरात का नाता रहा ही है। तो वो सीट भाजपा के पक्ष में, भाजपा के पास थी तो भाजपा के पास है। वो उसे उसी तरह से देखा जाए, भाजपा सिर्फ एक सीट पे हारी है इन तीनों उपचुनावों में, और वो है बांकीपुर। और बांकीपुर में भाजपा जो सीट हारी है वो भाजपा सीट नहीं हारी है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव हारे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव हारे बांकीपुर, बिहार के मुख्यमंत्री चुनाव हारे बांकीपुर। ये नीरज कुमार सिन्हा ने चुनाव नहीं हारा है, क्योंकि उसके पहले जिनको चुनाव लड़ाया जा रहा था लास्ट टाइम पे टिकट बदल के नीरज कुमार सिन्हा को दे दिया गया। नीरज कुमार सिन्हा का मीडिया से कोई संवाद नहीं, कोई बातचीत नहीं, बात करने में हिचकिचाते हैं, अगल बगल के कार्यकर्ताओं से पूछते हैं कि क्या हो रहा है, क्या बोलना है। तो नीरज कुमार सिन्हा चुनाव नहीं हारे हैं, चुनाव तो ये सम्राट चौधरी और नितिन नवीन सिन्हा हारे हैं। इस चीज को भाजपा को भी समझना पड़ेगा। तो भाजपा कितना डेंट के तौर पर अपने आप में देखती है, और आरजेडी के लिए भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद शशांक जी हमसे बातचीत करने के लिए।
तो देखना ही रहता है कि आने वाले समय में राजनीतिक पंडित है वो इस सीट के जीतने के मायने और मतलब क्या निकालते हैं। फिलहाल हमारी भी नजर बनी रहेगी, आप देखते रहें बेधड़क खबर।